सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस, तो दोस्तों आज बात करूंगा बहुत ही कमाल के टॉपिक के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9 और 9C। तो कैसे अब आपको नया फॉर्म जो है चेंज वाला फॉर्म जीएसटीआर 9 और 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए भरना होगा, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वी स्टार्ट पेन ड्राइव कोर्सेज। दोस्तों आप इन सभी कोर्सेज की तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं, तो इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पर जाके विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों बात करने वाला यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं जीएसटीआर 9 और 9C के लिए, इससे पहले बताना चाहूंगा अगर आप इन पॉइंट्स को, इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट में बात करूं दोस्तों, यहाँ पे जीएसटीआर 9 और 9C ऑप्शनल कर दिया किनके लिए, जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीज तक है। दैट मीन्स एक सिंगल पैन पे अगर आपने अलग अलग 3 या 4 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं लेकिन उसका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है, ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शनल है। लेकिन जो टर्नओवर की कैलकुलेशन होगी वो जुलाई 17 से मार्च 18 तक की होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब 1 जुलाई जब से जीएसटी लागू हुई और मार्च 18 तक की कैलकुलेशन होगी टर्नओवर की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 में, और 18-19 में 1 अप्रैल से होगी, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019 तक। और दोस्तों जो नोटिफाइड किया गया है सिंप्लीफिकेशन फॉर्म जीएसटीआर 9 और 9C में इफेक्टिव होगा केवल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए। मतलब जो सिंप्लीफिकेशन है वो केवल फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए ही होगा। सभी आने वाले जितने भी फाइनेंशियल ईयर है उनके लिए नहीं होगा। दैट मीन्स 19-20 के लिए नहीं होगा, केवल 17-18 और 18-19 के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करूँ लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट जो होगा वो जीएसटीआर 9 और 9C के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए 31 जनवरी 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई है। दैट मीन्स 31 जनवरी 2020 तक की लास्ट डेट है जीएसटीआर 9 और 9C के लिए। ठीक है, और 18-19 के लिए बात करें फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए, तो उनके लिए लास्ट डेट जो होगी जीएसटीआर 9 और 9C के लिए वो 31 मार्च 2020 तक होगी। तो दोस्तों ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बात कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन क्या क्या हो गया 9 और 9C के अंदर। तो सबसे पहले 9 के अंदर बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल 4B से लेके 4E तक की और टेबल 5A से लेके 5F तक की। टैक्स पेयर को यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि वो नेट ऑफ क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और अमेंडमेंट की डिटेल भर सकते हैं। मतलब जो टोटल टर्नओवर होगी उसमें से क्रेडिट नोट, डेबिट नोट लेस करने के बाद और जो भी अमेंडमेंट उन्होंने करी है, बढ़ाई है, सप्लाई या घटाई है, प्लस माइनस जो भी किया है, तो वो नेट वाली फिगर आपको देनी होगी 4A से 4E तक की और 5A से 5F तक की टेबल में जीएसटीआर 9 के अंदर। दिखाता हूं दोस्तों मैं आपको। दोस्तों ये है टेबल 4A, तो 4A से लेके 4E तक, ठीक है, जहां पे आपने B2B सप्लाई, B2B जीरो रेटेड सप्लाई, सप्लाई टू SEZ करते हैं विद पेमेंट ऑफ टैक्स वाला है, डीम्ड एक्सपोर्ट वाली सप्लाई। तो यहाँ पे आप डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और अमेंडमेंट को लेस करने के बाद आप नेट वाली वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको गवर्नमेंट ने कर दिया अमेंडमेंट ऑप्शनल कर दिया, आपको अलग अलग उसकी अमेंडमेंट की डिटेल, क्रेडिट नोट की डिटेल या डेबिट नोट की डिटेल देने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से बात करें हम टेबल 5 के अंदर, तो 5A से लेके 5F तक, यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक गवर्नमेंट ने कर दिया ऑप्शनल कि इसके अंदर भी आप नेट ऑफ डेबिट नोट, नेट ऑफ क्रेडिट नोट, नेट ऑफ अमेंडमेंट की डिटेल लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्रेडिट नोट, डेबिट नोट लेस करने के बाद जो आपकी नेट वैल्यू आती है वो वाली वैल्यू आप इस टेबल के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शनल दे दिया, अलग से डेबिट नोट, अमेंडमेंट की डिटेल या क्रेडिट नोट की डिटेल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करें, यहाँ पे ऑप्शनल दे दिया गवर्नमेंट ने कि आपको एग्जाम्प्ट, नील रेटेड, नॉन जीएसटी सप्लाई फिगरें हैं अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, उसको आप कॉन्सॉलिडेट बेसिस पे टेबल 5D के अंदर दे सकते हैं। दिखाता हूं मैं आपको, ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एग्जाम्प्ट वाली सप्लाई, नील रेटेड वाली और नॉन जीएसटी वाली सप्लाई की डिटेल अलग अलग देनी पड़ रही थी। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि इन तीनों टेबल की डिटेल अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, आप 5D दैट मीन्स एग्जाम्प्ट वाले टेबल के अंदर यहाँ पे तीनों की इकट्ठी डिटेल कंसोलिडेट करके दे सकते हैं। अगला बात करूँ दोस्तों, ITC बाइफर्केशन देना होता था हमें इनपुट के अंदर, कैपिटल गुड्स के अंदर, इनपुट सर्विस के अंदर। ठीक है, अब उसको गवर्नमेंट ने कर दिया ऑप्शनल। आप चाहे तो
इन सभी की वैल्यू कंसोलिडेट करके रिपोर्ट कर सकते हैं इनपुट वाले रॉ के अंदर। दिखाता हूं दोस्तों, हमें टेबल 6 के अंदर यहाँ पे आईटीसी का वाइफरगेशन देना था कि जो आपने 3B में क्लेम किया है उसका वाइफरगेशन दे दो कि इनपुट का आईटीसी कितना है, कैपिटल गुड का आईटीसी कितना है, इनपुट सर्विस का कितना है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, केवल आप इनपुट वाले रॉ के अंदर इसकी सारी डिटेल दे दो कंसोलिडेट करके कि कैपिटल गुड्स की कितनी है, इनपुट सर्विस की कितनी है, इसी वाले रो के अंदर पूरी रिपोर्टिंग कर दो। आप अलग अलग वाइफरगेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल दे दिया, ये ऑप्शनल कर दिया गवर्नमेंट ने। और उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जो आईटीसी रिलेटेड है आरसीएम से गुड्स के ऊपर, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन से लिया है या अनरजिस्टर्ड पर्सन से, उसको आप टेबल 6D के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, केवल गुड्स के ऊपर बोला है, अगर आरसीएम गुड्स के ऊपर है, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन से है और अनरजिस्टर्ड पर्सन दोनों से है, तो टेबल 6D के अंदर दे सकते हैं। दिखाता हूं आपको, ये है टेबल 6, ये है D। देख सकते हैं यहाँ पे हमें इनवर्ट सप्लाई देनी होती है, लायबल टू रिवर्स चार्जेस, ये किससे है, रजिस्टर्ड पर्सन से है, और ऊपर वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन से है। तो हम यहाँ पे इनपुट की डिटेल अलग दे देते थे, कैपिटल गुड्स की अलग है, इनपुट सर्विस का अलग है। यहाँ भी हमें आईटीसी का वाइफरगेशन देना होता था, ठीक है, और इसमें भी हमें वाइफरगेशन देना होता था रजिस्टर्ड पर्सन से या अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपका गुड्स का आईटीसी है आरसीएम के ऊपर, तो इनपुट वाला रो में टेबल 6D के अंदर इनपुट वाले रो के अंदर इकट्ठा ही दे सकते हैं आप, रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड वाले दोनों। लेकिन अगर आपका इसके अलावा है, जैसे आपने सर्विस ले ली है, जैसे कि बात करूँ सर्विस, कई सारी सर्विस ऐसे हैं जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होता है, जैसे फ्रैट हो गया, लीगल चार्जेस हो गया अगर एडवोकेट से लिया है आपने, तो इस तरह की डिटेल सर्विस वाली होती है। तो सर्विस वाली डिटेल अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन से ली है तो इनपुट सर्विस में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे, अनरजिस्टर्ड से ली है तो यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सर्विस वाली डिटेल आपको अलग अलग लिखनी पड़ेगी, केवल गुड्स का आप इकट्ठा दे सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल कर दिया गवर्नमेंट ने। एंटायर जो आईटीसी का रिवर्सल है एज पर रूल 37, रूल 39, रूल 42, रूल 43 और सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 का, उसकी रिपोर्टिंग जो है आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे टेबल 7H के अंदर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये है टेबल 7, जिसके अंदर हम यहाँ पे अलग अलग रूल के हिसाब से आईटीसी का रिवर्सल देते थे। तो यहाँ से लेके ए से लेके ई तक की जो डिटेल आपका आईटीसी का रिवर्सल का था, वो आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे यहाँ दे सकते हैं टेबल 7 के H के अंदर, ठीक है। लेकिन जो ट्रेन 1 का क्रेडिट होगा, ट्रेन 2 का जो क्रेडिट होगा, उसकी रिपोर्टिंग आपको अलग अलग ही करनी होगी, उसकी रिपोर्टिंग आप इकट्ठा नहीं दे सकते। और यहाँ पे अगले पॉइंट की बात करूँ तो टेबल 12, 13, 15 से लेके 18 तक के टेबल को ऑप्शनल कर दिया है, मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो आप इसके अंदर डिटेल दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं देना है। दिखाता हूँ दोस्तों टेबल में आपको, दोस्तों देख सकते हैं ये है टेबल 12 और 13। 12 की बात करूँ तो आपको आईटीसी का रिवर्सल देना होता है। आईटीसी का रिवर्सल देते हैं अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कोई आईटीसी क्लेम किया है और उसका रिवर्सल आपने किया है उस आईटीसी का, ठीक है। कब तक, 17-18 का आईटीसी, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 का आईटीसी आपने अप्रैल 18 से लेके मार्च 19 तक के बीच में अगर आईटीसी का रिवर्सल किया है तो उसकी डिटेल देनी होती है। इसी प्रकार से अगर आपने प्रीवियस ईयर का आईटीसी, मतलब 17-18 का आईटीसी मार्च 18 से लेकर 19 तक का अवेल किया है तो उसकी डिटेल देनी होती है। इस तरह की आईटीसी की कोई डिटेल है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो ये ऑप्शनल कर दिया। उसके बाद बात करूँ टेबल 15 से लेके 18 तक, जैसे आपका कोई डिमांड है या रिफंड है, उसकी डिटेल आपको देनी होती थी। फिर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन से अगर आपने कोई सप्लाई रिसीव करी है या फिर आपकी कोई डीम्ड सप्लाई है, जो वर्कर के यहाँ आपने माल भेजा है, तो उसके हिसाब से अगर आपकी कोई डीम्ड सप्लाई बन जाती है तो उसकी डिटेल आपको अलग से देनी होती थी टेबल 16 के अंदर, वो आपको वो देने की ज़रूरत नहीं है। एचएसएन कोड की डिटेल, जो आपकी आउटवर्ड एचएसएन कोड है, दैट मीन्स जो आपने सेल करी है, सेल के ऊपर जो आपकी एचएसएन कोड की डिटेल है उसको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर आपने परचेज करी है, इनवर्ट सप्लाई की एचएसएन कोड की डिटेल आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे ऑप्शनल कर दिया। आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते। एक बार बात करूँ, यहाँ पे ऑप्शनल कर दिया अदर आईटीसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो आपको टेबल 8A से लेके 8D तक की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होती थी, उसकी डिटेल आप GSTR 9C के PDF फॉर्मेट में साइन करके उसकी डिटेल को आप अपलोड कर सकते हैं, उसकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी इसको ऑप्शनल कर दिया कि आप आईटीसी की जो डिटेल आपको टेबल 8A से 8 तक की डिटेल जो देनी होती थी, वो आप यहाँ पे PDF फॉर्मेट में 9C के अंदर बिना CA सर्टिफिकेट के साइन करके अपलोड कर सकते हैं। ये तो थी बात 9 की, 9 के अंदर जो सिंप्लीफिकेशन गवर्नमेंट ने किया। अब हम बात करते हैं 9C के बारे में। तो 9C के अंदर समझ लेते हैं क्या क्या सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे गवर्नमेंट ने GSTR 9C के अंदर।
अब आपको यहाँ पे जो अटैच करना होता था कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो मैंडेटरी नहीं है, आपको मैंडेटरी कैश फ्लो स्टेटमेंट अटैच नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑडिटर अपना जो ओपिनियन देता था, ट्रू एंड करेक्ट की जगह पे ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देना है। उसके बाद टेबल नंबर 14 को यहाँ पे ऑप्शनल कर दिया। हाँ जी दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी राहत है, दिखाता हूँ आपको। ये है टेबल नंबर 14, जहाँ आपको रिकन्सिलेशन देना होता था आईटीसी जो डिक्लेयर किया आपने एनुअल रिटर्न में, और जो आपने आईटीसी अवेल किया एक्सपेंसेस के ऊपर, जो आपके फाइनेंशियल के अंदर गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसकी डिटेल आपको अलग अलग देनी होती थी कि परचेज के ऊपर आईटीसी कितना है, फ्रेट एंड कार्टेज के ऊपर कितना है, पावर एंड फ्यूल के ऊपर कितना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रॉयल्टीज़ के ऊपर कितना है, कन्वेंस के ऊपर कितना है, तो उसके ऊपर आपने कितना कितना आईटीसी अवेल किया, इनएलिजिबल कितना है, वो सारी डिटेल आपको देनी होती थी टेबल 14 के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ा टास्क था, इसको गवर्नमेंट ने ऑप्शनल कर दिया। इसको चाहे तो आप दे सकते हैं, नहीं चाहे तो देने की जरूरत नहीं है। मैं बात करूँ यहाँ पे जो आईटीसी आपने बुक किया है फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंदर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, लेकिन क्लेम किया करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और आईटीसी बुक किया करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर लेकिन क्लेम किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसकी रिपोर्टिंग जो टेबल 12 के अंदर देनी थी ऑप्शनल कर दिया। उसकी रिपोर्टिंग चाहे तो आप दे सकते हैं, नहीं चाहे तो देने की जरूरत नहीं है। दिखाता हूँ, यह है 12, देख सकते हैं। आईटीसी अगर आपने बुक किया कब, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लेकिन क्लेम किया करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसकी डिटेल देनी होती थी। आपने आईटीसी करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर बुक किया लेकिन क्लेम किया उससे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसकी आपको डिटेल देनी होती थी। तो ये डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल कर दिया। उसके बाद आपको देना होता था अनबिल रेवेन्यू कितना है, अनएडजस्टेड एडवांस कितना है, और अदर एंट्रीज जो टेबल 5 के अंदर देनी होती थी, ठीक है। उसको गवर्नमेंट ने कह दिया कि उस तरह की कोई भी अगर आपकी रिपोर्टिंग है, उस तरह की रिपोर्टिंग आप एनी एडजस्टमेंट के अंदर दे सकते हैं, एनी अदर एडजस्टमेंट के अंदर 5O के अंदर दे सकते हैं। देखिए, ये है टेबल 5, जिसके अंदर आपका अनबिल रेवेन्यू, अनएडजस्टेड एडवांस या इस तरह की कोई भी रिपोर्टिंग है आपकी, ठीक है। तो इस तरह की रिपोर्टिंग आप 5O के अंदर दे सकते हैं, एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजन नोट लिस्टेड अबव, ठीक है। कोई भी अगर इस तरह का है तो इसकी रिपोर्टिंग आप 5O के अंदर दे सकते हैं। तो यहाँ पे इशू रिपोर्टेड किया गया है गवर्नमेंट को कि जो आईटीसी ऑटो पॉपुलेटेड होकर आ रहा है फॉर्म जीएसटीआर 9 के अंदर टेबल 8A में, वो मैच नहीं हो रहा जीएसटीआर 2 से। तो वो क्यों मैच नहीं हो रहा, इसकी क्लेरिफिकेशन दी है। क्या है समझेंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि जो फिगर है जीएसटीआर 2A के अंदर वो आता है जीएसटीआर 1 जब फाइल की जाती है सप्लायर के द्वारा, ठीक है। तो जिन्होंने अपनी रिटर्न 30 अप्रैल 2019 तक फाइल कर दी होगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए, ठीक है, उनकी सारी डिटेल जीएसटीआर 9 के टेबल 8A में आ गया होगा। और जिसने अपनी रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए फाइल करी है 30, वो टैक्स पेयर जिसने अपनी रिटर्न अप्रैल के बाद फाइल करी है, अप्रैल 19 के बाद, ठीक है, जीएसटीआर 1 जो उनकी रह गई थी R1 फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए, उसकी वैल्यू जीएसटीआर 2A के अंदर जो ऑटो पॉपुलेटेड होकर आ रहा है 9 में, वो नहीं आएगी। आपके जीएसटीआर 2A में दिखेगी लेकिन 9 में वो नहीं आएगी। 9 में वही वैल्यू आएगी जो 30 अप्रैल तक की रिटर्न फाइल कर ली गई है। दैट मीन्स एज ऑन 1 मई तक की डिटेल आपकी 9 में टेबल 8A में आएगी, ठीक है दोस्तों। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये भी कह दिया कि टैक्स पेयर को यहाँ पे ऑप्शनल दे दिया है। ऑप्शनल ये दे दिया है कि अगर आपकी 8A से लेके 8D तक की डिटेल में कोई मिसमैच आता है या इस तरह की कोई भी डिटेल है तो मिसिंग है या डिफरेंस है, तो आप जीएसटीआर 9C के अंदर PDF फॉर्मेट में साइन करके उसको अपलोड कर सकते हैं बिना CA सर्टिफिकेट के। उसके बाद यहाँ पे एक इशू और भी रिपोर्टेड किया गया था कि जब अपलोड किया जाता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, 9C में, तो वो अपलोड नहीं कर पाते हैं, एरर आता है। यहाँ पे क्या क्लेरिफिकेशन दिया है, यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दिया है कि अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो जो कीवर्ड है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, जब अपलोड करें तो उसका आपको ऑफिस नेटवर्क देखना होगा। अपने ऑफिस नेटवर्क में ये देखना होगा कि जिससे आप अपलोड कर रहे हैं क्या वो मेन सर्वर से किया जा रहा है। अगर मेन सर्वर से नहीं किया जा रहा है तो उसे जब अपलोड करेंगे तो आपका जो फायरवॉल जो है वो डिनाई कर देगा, वो अपलोड नहीं करेगा। आपके जो एडमिन है उससे वो अलाउ करने के लिए बोलेगा। तो जब भी आप अपलोड करें तो आप डॉक्यूमेंट को ये देखें कि एडमिन ने उसको अलाउ किया हो, या फिर जो मेन सर्वर है एडमिनिस्ट्रेटर का, एडमिन के द्वारा ही आप उसे अपलोड करें, चाहे आपकी बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट हो। तो उस समय आपकी ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगी और भी एरर नहीं आएगा। या फिर आप ओपन नेटवर्क का भी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर कोई भी फायरवॉल सिक्योरिटी ना लगी हो, के थ्रू आप इजीली डॉक्यूमेंट को, बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, उसको आप इजीली
अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक अपडेट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।